हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के इतिहास का अध्याय 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं समाजवाद का अति लघुत्तरीय प्रश्न। जिसका पहला प्रश्न है पूंजीवाद क्या है। तो इसका उत्तर है पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें धनी वर्ग उत्पादन साधनों पर अधिकार कर श्रमिकों का शोषण करते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि पूंजीवाद जो है एक आर्थिक प्रणाली है इसमें जो धनी वर्ग के लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो उत्पादन के साधन पर अधिकार कर लेते हैं और जो मजदूर होते हैं, श्रमिक वर्ग का लोग होते हैं, उसका शोषण करते हैं। शोषण का अर्थ हुआ कि उससे बहुत अधिक मजदूरी करवाते हैं और उन्हें वेतन कम देते हैं। इसी को पूंजीवाद कहते हैं। इसमें जो उत्पादन के साधन है उस पर अधिकार किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का निजी स्वामित्व होता है। यानी यह किसी निजी स्वामित्व यानी निजी मालिकाना हक उसका होता है। यदि कोई फैक्ट्री है तो वह जो होगा किसी व्यक्ति, उसका मालिक किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। इसी को पूंजीवाद कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बिहार बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है। इस प्रश्न को बहुत अधिक बार पूछा गया है तो इसको अच्छे से समझते हैं। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह यानी रूस के जो लोग थे उसके लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल यानी सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह का नाम है, यहाँ पर जो महल था वो राजा का महल था, इसी की ओर जार आता है और वहाँ राजा को जार कहते हैं। देखा, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। निहत्थे का होता है कि इसके पास हथियार नहीं थे, ये सिर्फ आंदोलन कर रहे थे और इनके ऊपर गोलियां बरसाई गई यानी इसके ऊपर गोलियां चलाई गई। इसमें हज़ारों लोग मारे गए। इसीलिए 22 जनवरी और रूस में 2 कैलेंडर चलता था और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को और उस दिन रविवार था, तो इसीलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। यही है खूनी रविवार। उसका फिर अगला प्रश्न है अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, जो कि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था, को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया, जिससे केरेंस्की सरकार रूस छोड़कर भाग गया। इसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी अक्टूबर में जो क्रांति हुई थी वह 2 दलों के बीच हुई थी और सत्ता को लेकर हुई थी। तो बोल्शेविक जिसके पास अधिक मत था उन्होंने आंदोलन किया, तो पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन जो था, फिर बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, इन सभी पर अधिकार कर लिया, जिससे वहाँ जो वर्तमान सरकार थी केरेंस्की की उसे रूस छोड़कर भागना पड़ा। इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। उसके बाद आगे सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा वर्ग क्या है। तो यह एक ऐसा वर्ग है, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। यानी सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत जो लोग किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, वो सभी लोग शामिल होते हैं। यानी सर्वहारा का अर्थ होता है कि सभी जगह से हारा हुआ वर्ग, और जिसमें गरीब लोग, किसान, मजदूर, ये से इसमें शामिल होता है। फिर नेक्स्ट है क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। यानी रूस में जो क्रांति हुआ उससे पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि क्रांति कब होता है, जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तब क्रांति करते हैं। तो रूस में किसानों की स्थिति दयनीय होगी, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसी कारण से रूस के किसानों ने क्रांति किया। अगर सब चीज़ अच्छा होता, उसे पर्याप्त सुविधा मिलता तो कोई क्रांति क्यों करेगा, लेकिन वो किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी इसीलिए क्रांति किया। तो लिखेंगे रूस में जनसंख्याओं का बहुसंख्यक यानी बहुत अधिक भाग कृषक यानी किसान ही थे, परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दयनीय का मतलब होता है कि बहुत कमज़ोर स्थिति थी, बहुत गरीब स्थिति थी। उनके खेत बहुत ही छोटे थे और वहाँ जो किसान थे उसके पास खेत भी बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे, यानी परंपरागत कृषि करते थे, नई आधुनिक तरीके को नहीं अपनाते थे, पुराने तरीके से ही खेती करते थे। और उनके पास पूंजी का भी अभाव था। अगर किसी के पास पूंजी का अभाव रहेगा तो वो हमेशा गरीब ही रहेगा और वह करों के बोझ से भी दबे हुए थे, यानी कि बहुत अधिक कर्ज था और कर था, जो टैक्स वसूलने आता था जार, उसका भी कर था और इस सभी से वो लोग दबे हुए थे। यानी समझ सकते हैं वहाँ के किसानों की स्थिति कितना दयनीय होगी जब ये सभी का दबाव था। तो एक तो खेत छोटे थे, परंपरागत कृषि करते थे, पूंजी का भी अभाव था और करों के बोझ से भी दबे हुए थे। ऐसी स्थिति थी रूस में किसानों की, तब वहाँ के किसानों ने क्रांति किया। अब अगला देख लेते हैं। अब देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो है। पहले देख लिए अति लघुत्तरीय, अब लघुत्तरीय देख लेते हैं जिसका उत्तर 60 शब्दों में देना और यह प्रश्न भी 2 नंबर में ही पूछते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है
रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। यानी रूस में जो क्रांति हुआ उन क्रांति का 2 कारण क्या था उनका वर्णन करना है, क्योंकि जब क्रांति होती है तो उसका कुछ कारण होता है, कुछ रीजन को लेकर ही क्रांति होती है। तो यहाँ 2 कारणों का सिर्फ वर्णन करना है। तो इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं और आंसर भी ठीक इसी प्रकार आप लोग लिखिएगा। तो इसका जो पहला कारण है कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों का मतलब किसान और दयनीय का मतलब गरीब स्थिति, यानी किसानों की स्थिति बहुत गरीब थी, इसीलिए वो क्रांति हुआ। तो फिर इसके पैराग्राफ में लिखा गया रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक यानी किसान ही थे, परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत ही छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। यानी पिछला प्रश्न जो है उसी का पूरा उत्तर यहाँ कॉपी किया गया है, बस थोड़ा सा इसमें अपने से जोड़ दिया गया है कि किसानों के पास ऐसे में क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि यह क्रांति जो हुआ था उसका कारण को दर्शाना है, तो इसीलिए आपको ये जोड़ना पड़ेगा। तो पिछला प्रश्न अगर आप याद किए हुए तो इसको लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला जो कारण था अगले कारण में लिखा गया है औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या का अर्थ हुआ कि उद्योग नहीं था, उद्योग था भी तो बहुत कम था और वह किसी एक एरिया में ही संकुचित था। पूरे रूस में उद्योग नहीं था, जिससे कि वहाँ के लोगों को सिर्फ कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता था, इसीलिए लोगों ने क्रांति किया। तो लिखा गया रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण का अर्थ हुआ कि यूरोप में जो देश थे पूंजीवादी देश, उसके औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग का संकेंद्रण था, यानी पूरे रूस में न होकर बस कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, यानी देश के पास जो पूंजी रहना चाहिए था उसका भी बहुत अभाव हो गया था। अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई। यानी अगर उद्योग को विकसित करना था वहाँ तो विदेशी पूंजी यानी वहाँ के सरकार को कर्ज लेना पड़ा, और विदेशी पूंजी जो था वह आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, यानी बहुत आर्थिक शोषण कर रहे थे। अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था और असंतोष के कारण ही वहाँ क्रांति हुई। तो दूसरा रीजन आप ये लिख दीजिएगा औद्योगिकरण की समस्या। उसका फिर अगला प्रश्न है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। यानी रूसीकरण, इसको आप लोग पढ़ेंगे। रूसीकरण का अर्थ था कि रूस में जितने भी लोग थे उन सभी के लिए एक कॉमन भाषा, रहन सहन, खान पान, संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, ये सभी एक कॉमन करता था कि सब लोग यही बोलेंगे, ऐसे ही रहेंगे, रीति रिवाज यही रहेगा, यही खाएंगे, यही पहनेंगे। तो ऐसे में क्रांति तो होगा ही। अगर भारत सरकार बोल दे कि भारत के सभी लोगों को कि सबका कल्चर एक होगा, सबका खान पान एक होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी आंदोलन हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान का कल्चर अलग है, गुजरात का अलग है, बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है, असम का अलग है, सबका अपना अपना कल्चर है और सब अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। रूस में भी ठीक वही था, लेकिन रूस में जो सरकार आई उन्होंने रूसीकरण की नीति लाई और उसके तहत ये सभी किया। तो वही यहाँ प्रश्न पूछना है कि रूसीकरण की नीति जो थी वह क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। यानी रूसीकरण की नीति के तहत क्रांति करना कहाँ तक सही था, वही यहाँ लिखना है। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यानी विभिन्न राष्ट्रीयताओं का अर्थ हुआ कि वहाँ विभिन्न जाति के लोग रहते थे। लिखा भी गया है यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे, यानी बहुत अधिक स्लाव जाति थे। लेकिन इनके अतिरिक्त भी फिन, पोलो, जर्मन, यहूदी, अन्य जातियों के भी लोग रहते थे। ये सभी भी रहते थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, यानी सबका भाषा भी अलग अलग था, न कि सेम था। तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न था, सबका कल्चर भी अलग अलग था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। यानी बहुत अधिक लोगों ने तो मान मिला था कि हाँ ठीक ही है जो क्या, यानी कि जार के विरोध में कोई नहीं जाना चाहता था। लेकिन अल्पसंख्यक समूह जो था उन्होंने जार निकोलस द्वितीय के द्वारा जो जारी की गई रूसीकरण की नीति थी वह उससे बहुत अधिक परेशान था। इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। यानी कि यहाँ का जो जार था उन्होंने सभी के ऊपर रूसी भाषा, रूसी शिक्षा, रूसी संस्कृति सब कुछ कॉमन कर दिया, सबके लिए सेम। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। यानी कि जब अचानक ये सब हुआ तो लोग घबरा गए और इसके विरोध में अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। इसके विरोध में 1863 ईस्वी में
इस नीति के विरुद्ध पोलो, जो कि एक प्रकार का जाति था, पोलो ने विद्रोह किया तो उनका निर्दयतापूर्वक दमन कर दिया गया, यानी कि उनका बहुत निर्दयतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक उनको दबा दिया गया। इस प्रकार आप लोगों को दिख नहीं रहा था, लिखा है 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया तो उनका निर्दयतापूर्वक दमन किया गया, यानी उसको दबा दिया गया पूरा क्रूरतापूर्वक, बहुत अधिक हिंसा से। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। यानी जब ऐसा हुआ तो रूसी राजतंत्र के प्रति रूसी लोगों का, यानी रूस के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था, यानी मन ही मन वो लोग बहुत अधिक गुस्सा हो रहे थे जार के प्रति। तो ये इसका आंसर लिखना है, ठीक इसी प्रकार ही, क्योंकि मैंने भी खुद ये आंसर लिखा है तो मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। फिर आगे और यह प्रश्न बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति, यानी नई आर्थिक नीति जो लेनिन ने लाई थी, मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? यानी कि नई आर्थिक नीति जो था, कार्ल मार्क्स ने भी कुछ सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे वह बताना है। तो लिखें, लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उन्होंने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल प्रभाव से पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ पूंजीवादी से टकराना संभव नहीं है। यानी कि लेनिन जो था वो एक सामाजिक चिंतक था और दूरदर्शी था, वह व्यक्ति बहुत अधिक दूर तक सोचता था। उन्होंने ये देखा कि पूरी समाजवादी व्यवस्था एक साथ लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी का उसमें बोलबाला था। एक साथ पूंजीवादी से टकराना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उस समय अचानक पूंजीवादी से टकराता तो रूस बिखर जाता। अतः एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों को भी तरजीह दिया गया ताकि पूंजीवादी और समाजवादी के बीच संतुलन बना रहे। तो जब लेनिन को लगा कि अभी अगर पूंजीवादी से टकराएंगे तो रूस पूरा बिखर जाएगा, तो उन्होंने एक नीति लाई। उन नीति के अंतर्गत उन्होंने घोषणा किया और उनमें मार्क्सवादी मूल्य को भी तरजीह रखा गया, मार्क्सवादी मूल्य को भी रखा और धीरे धीरे पूंजीवाद का विरोध शुरू किया ताकि पूंजीवाद और समाजवादी के बीच संतुलन बना रहे, संतुलन बिगड़े न। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? इस प्रश्न को बताना है। ये जब मैं पढ़ता था तो ये प्रश्न मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था क्या है, लेकिन मैं उस समय समझा नहीं था। जब समझा तो बहुत आसान लगा। तो हो सकता है आप लोगों को इसमें थोड़ा सा डाउट हो, अच्छा ना लगे, परेशान हो इस प्रश्न से, लेकिन इस बार समझ लीजिएगा तो याद जाएगा। तो लिखा है, रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित सरकार एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था बनकर उभरी थी। यानी रूस में बोल्शेविकों की जब सरकार आई तो वो एक नया अपना रंग लाया, एक नई दुनिया के रूप में वो लोग उभरा। जिस तरह की फिल्म में जब हीरो कहीं का राजा बनता है तो वो एक नई व्यवस्था लाता है, अपना संविधान बनाता है। ठीक उसी प्रकार एक हीरो के रूप में लेनिन जब सत्ता पर बैठा तो उन्होंने एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था ने आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में पूंजीपतियों तथा कुलीन वर्ग का प्रभुत्व समाप्त कर दिया। पहले रूस में था कि पूंजीपति जो था और कुलीन वर्ग के लोग, यानी ये ऊंचे समाज के लोग होते हैं, जैसे भारत में भी कुछ ऊंचे जाति के लोग होते हैं। ठीक रूस में उस ऊंचे पद को, ऊंची जाति के लोगों को कुलीन वर्ग कहा जाता था, तो उसका बहुत अधिक बोलबाला था, तो उसके प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। पहले भूमि बड़े भूमिपतियों जमींदारों की निजी संपत्ति हुआ करती थी। यानी भूमि जो था वो पहले बड़े बड़े लोगों की निजी संपत्ति हुआ करती थी, भूमिपतियों की, जमींदारों की, इन सब की निजी संपत्ति होती थी और किसान के पास कोई भूमि ही न था, वो सिर्फ मजदूरी करता था। ये विशेषाधिकार प्रायः कुलीन वर्ग के होते थे, यानी बहुत अधिक भूमि जो था वो प्रायः कुलीन वर्ग के पास होते थे। इस प्रकार उद्योग धंधे, फैक्ट्री, कारखाना आदि भी पूंजीपतियों की निजी संपत्ति थे। यानी समझ सकते हैं कि लगभग सब कुछ कुलीन वर्ग के पास था। भूमि एवं उद्योग धंधे निजी संपत्ति होने से इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी और सामाजिक हैसियत ऊंची तथा व्यक्तिगत जीवन विलासपूर्ण था। यानी इन लोगों का जीवन जो था वह बहुत अच्छे से चल रहा था। तो आप लोग इसको अच्छे से समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। आप लोग मूवी जो देखते होंगे, मूवी में पहले देखते होंगे कि हीरो जब नया रहता है तो आम लोगों को बहुत अधिक सताया जाता है, उसके ऊपर बहुत अधिक क्रूरतापूर्वक उसको दबाया जाता है। तो जब ये सब बहुत अधिक हो जाता है तो फिर इन सबको दबाने के लिए कोई ना कोई एक हीरो जन्म लेता है। तो उस हीरो का नाम यहाँ समझ लेते लेनिन है। और ये जो गुंडागर्दी कर रहा है ये कुलीन वर्ग के लोग हैं और पूंजीपति हैं।
तो ये आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को बहुत अधिक सताते हैं और इनका जीवन एकदम मस्त लाइफ चल रहा है। उद्योग धंधे, इसी के पास फैक्ट्री, इसी के पास कारखाना, इसी के पास, ये सब पूंजीपति का इन लोगों का निजी संपत्ति है। भूमि, उद्योग धंधे सब इन लोगों के पास था। इसका सामाजिक हैसियत भी बहुत ऊँचा था। लेकिन जब हीरो यहाँ का राजा बना, लेनिन रूस का राजा बना, तो देखिए उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने सबको समान कर दिया। उसका लिखा है, नई व्यवस्था में कृषि भूमि की राजकीय संपत्ति घोषित कर किसानों में बांट दी गई। यानी पहले जहाँ भूमि सिर्फ भूमिपतियों के पास या फिर पूंजीपतियों के पास, ज़मींदारों के पास था, अब वह भूमि राज्य ने कहा, अब यह भूमि सिर्फ देश का हुआ, राज्य का हुआ, और वह भूमि किसानों में बांट दी, सब किसानों में बांट दी। किसानों को अतिरिक्त उत्पादन नियत दर पर राज्य को सौंपनी होती थी। यानी बहुत अधिक टैक्स लेने की जगह एक निश्चित सीमा का तक लगा दिया टैक्स कि हाँ बस किसानों को इतना रुपया या फिर इतना अनाज यहाँ देना होगा, यानी कि नियत कर दिया। उसका उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण हो गया। जितने भी उद्योग थे बड़े बड़े लोगों के पास, उन सभी का राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी वो सभी राष्ट्र का हो गया, उन सभी का ख़त्म हो गया बोलबाला। उसके बाद उत्पादन तथा उपभोग की सभी वस्तुओं पर तथा विदेशी व्यापार पर राजकीय का अधिकार हो गया। यानी उत्पादन और उपभोग की जो वस्तु थी उन सभी तथा विदेशी व्यापार जो होता था उस पर राजकीय का अधिकार हो गया। यानी वो सभी राज्य चलने लगा। उद्योग धंधे तथा व्यापार के संचालन हेतु राजकीय तंत्र स्थापित हुए, यानी वो सभी देश की निगरानी में होने लगा। इस प्रकार साम्यवाद ने बिल्कुल नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। जब समाजवाद आया तो सभी लोगों को एक समान बनाया। भूमि का राष्ट्रीयकरण किया, फैक्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया, भूमि किसानों में बांट दिया गया, टैक्स पर एक निश्चित कर, टैक्स पर एक नियत दर लगाया गया। यानी ये सभी किया और सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साम्यवाद ने बिल्कुल नई एवं आर्थिक सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। ये साम्यवाद के आने से एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसका फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह प्रश्न लघु उत्तरीय का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दीर्घ उत्तरीय। इतनी आसानी से वो सभी समझ में आ जाएगा, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर चाहते हैं कि पूरी वीडियो देखें और जब वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन बजे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए तो ओपन है ही, कमेंट कीजिए, रिप्लाई दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त क्या कैसे? देखिए इस प्रश्न को समझिए। इस प्रश्न में लिखा गया प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें रूस की हार हुई थी, रूस की पराजय। और रूस की पराजय के कारण रूस में भी क्रांति हुई थी, रूस के विरोध में ही। तो यह कैसे हुआ था? यानी प्रथम विश्व में जब रूस हारा तो उन्होंने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। वही कैसे हुआ सब यही बताना है। तो ये लिखा गया प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो रूस ने कहा हम भी भाग लेंगे, और वह भी भाग लिया। तो और वो भी मित्र राष्ट्रों की ओर से। यानी उस समय दो गुट था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र था। तो इन्होंने मित्र राष्ट्र की ओर से भाग लिया। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भुलाकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। यानी सिंपल था रीजन था कि रूस में जो लोग रूसी जार के विरुद्ध था वो सभी या आंतरिक मामला को भुलाकर बाहरी मामला में उलझ जाएं। जैसे आप लोग इसको भी एग्जाम्पल समझिए कि भारत में बहुत लोग ऐसे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ में और उसके विरुद्ध आवाज़ भी करते हैं। लेकिन जब देश की बारी आती है, मान लीजिए अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होने लगे तो उस समय ये कोई नहीं सोचता कि ये सरकार ख़राब है, ये सरकार अच्छा है। जो है सब अच्छा है, लेकिन पहले देश को कुछ नहीं होना चाहिए। यानी सब लोग एकजुट होकर देश के समर्थन में उतर जाते हैं। तो जार की सेना, मतलब रूस की सेना, रूस के जार जो था, उन्होंने भी ये सोचा कि अगर रूसी जनता को शांत करना है तो बस बाहरी मामलों में उलझ जाओ। तो वह भी विश्व युद्ध में शामिल हो गया। ये उसका उद्देश्य था। लेकिन हुआ यहाँ कुछ उल्टा ही। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ से रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। अब यहाँ भी हार होने लगी। उसका रीज़न भी जानना, उसके पास अच्छे हथियार थे एवं न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। जब ऐसा होने लगा तो जो जार था वहाँ का, निकोलस द्वितीय, उन्होंने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। बोला कि अब जो नेतृत्व करेंगे सेना का वो हम करेंगे। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया, क्योंकि राजा चला गया, सेनापति के रूप में सैनिक का कमान ले लिया। फिर उनकी अनुपस्थिति में उसकी जो पत्नी थी जरीना,
और उसके तथाकथित गुरु रास्पुटिन, ये कि ये एक भ्रष्ट पादरी था, बहुत भ्रष्ट, को षड्यंत्र करने का मौका मिला। यानी ये दोनों मिलकर कुछ षड्यंत्र करने लगा, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। यानी राजतंत्र की प्रतिष्ठा लोगों की नज़रों में और भी गिर गई और लोगों में जार के प्रति हीन भावना और आक्रोश पैदा होने लगा। इस प्रकार रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। यानी बहुत अधिक रीजन हो गया रूसी जनता को रूस के जार के प्रति आंदोलन करने के लिए, क्योंकि विश्व युद्ध में भी रूस की हार हुई, पहले से भी बहुत अधिक बेरोजगारी भुखमरी था। फिर जो यहाँ राज दरबार था उसका भी प्रतिष्ठा और गिर गया, सेना के भी हार हो रही थी। यानी रूस बहुत बुरी तरह से घिर चुका था और ऐसे में वहाँ के लोगों ने क्रांति किया, जार निकोलस द्वितीय को हटाया। उसका जब लेनिन आया तो उन्होंने फिर सबको सुधार दिया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इतना ही, समझते रहिए, रिवीजन करते रहिए और बोर्ड में टॉपर बनने का सपना को पूरा कीजिए।